नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झांसी की, जहां बमानुआ गांव निवासी सृष्टि पटेरिया का इंडियन नेवी में हुआ सिलेक्शन। जिला पंचायत सदस्य रजनी गौतम ने घर जाकर दी बधाई। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं की मांगों को लेकर हड़ताल लगातार जारी है। साथ ही बात करेंगे मैनपुरी की, जहां झोला छाप डॉक्टर नहीं आ रहे बास, मरीजों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। के बलिया में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर आयुष चिकित्सकों, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी आदि पैथी के चिकित्सक शामिल हैं, की जिला कार्यकारिणी का चयन सर्वसम्मति से किया गया। इसमें डॉक्टर लाल बहादुर कुशवाहा को जिलाध्यक्ष, डॉक्टर विनय कुमार सिंह को महासचिव, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह को प्रवक्ता का दायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही संरक्षक के पद पर डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह व डॉक्टर एम इलियास का चयन किया गया। सलाहकार की जिम्मेदारी डॉक्टर RN राय और डॉक्टर राजकुमार गुप्ता को सौंपी गई। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर शमीम अहमद, डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा का चयन किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी के पद पर डॉक्टर RR प्रसाद, अपर सचिव के पद पर डॉक्टर बबलू गुप्ता, डॉक्टर सदानंद पांडे, सचिव के पद पर डॉक्टर अलगू प्रसाद, डॉक्टर तुलसीराम व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यक्रम सचिव के पद पर डॉक्टर KK सिंह और राज्य प्रतिनिधि के पद पर डॉक्टर जेड आलम का चयन किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर शोएबल इस्लाम ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों से लड़कर विजयी होने और संगठन को नए आयाम तक ले जाने के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। डॉक्टर अमरीश सिंह ने भी विश्वास जताया कि ये कार्यकारिणी सदस्यों के हितों को अक्षुण्ण रखने का काम करेगी। कहा कि जनपद के सभी 2500 से अधिक आयुष चिकित्सक इस कार्यकारिणी का तन मन धन से सहयोग करेंगे। एक नाम और परिचय बता दो। नाम डॉक्टर अमरीश सिंह जी। आज यहाँ किस टाइप का चुनाव हुआ है? आज यहाँ जिला अध्यक्ष जो है आयुष मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, प्रवक्ता का चुनाव हुआ है और कुछ अन्य पदाधिकारी भी। मुख्य पद पे किनका नाम आया? मुख्य पद पर जो है डॉक्टर LB कुशवाहा और डॉक्टर विनय सिंह महासचिव और डॉक्टर अरविंद सिंह प्रवक्ता जो है चुने गए। जी डॉक्टर साहब, आयुष चिकित्सक डॉक्टरों का उद्देश्य क्या रहता है? आयुष चिकित्सकों का उद्देश्य है अपने अपने पैथी से जो है इलाज करना और मरीजों का कल्याण करना। किस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आज आयोजित किया गया, क्या था उद्देश्य? एसोसिएशन का चुनाव था, बस उसी के लिए हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अभी देखा गया कि यहाँ पे कई तरह की चर्चा। डॉक्टर अरविंद सिंह, धन्वंतरी हॉस्पिटल। आयुष के बैनर तले आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और जो एलोपैथिक पैथिक से इतर जो भी पैथियाँ हैं, उनको एक बैनर तले आने का प्रयोजन क्या है? क्या दिक्कतें हुए कि एक साथ सब लोग आए? ये सरकार ने ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक एलोपैथ को सिरे से अलग कर दिया है और दूसरा आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा और एक दो पद्धतियाँ हैं, योग है, ये सबको मिला के एक अलग व्यवस्था बना दी है। दो चिकित्सा पद्धतियां हम लोगों के सामने चल रही हैं। एक आयुष के नाम से जिसमें 4-5 पद्धतियां हैं और एक एलोपैथ के नाम से जो अलग व्यवस्था उसकी चल रही है। तो एलोपैथिक के देखा जाता है कि आप लोग के अस्पतालों पर CMO के मातहत या CMO की टीम अक्सर छापेमारी करती रहती है, परेशान करती रहती है। ऐसे में आप लोग किस तरीके से अपने सदस्यों की रक्षा करेंगे? CMO के द्वारा पहली बात तो मेरे चिकित्सालय पे छापेमारी की नहीं जा सकती। इस संबंध में मेरा आयुर्वेद अधिकारी उनको विधिवत लिख के पूर्व में दे चुका है, जिससे वो अवगत हैं। और मेरे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भी उन्होंने मुझे लिखित जवाब दिया है कि मैं केवल NMC के लोगों की ही जांच कर सकता हूं, बाकी अन्य पद्धतियों के जांच करने का कोई कानूनी अधिकार मेरे पास नहीं।
तो ये आज के चुनाव के बाद आप लोग अपनी सदस्य संख्या भी बढ़ाने का काम करेंगे? नहीं, हमारी सदस्य संख्या तो तकरीबन जिले में 2500 के आसपास है, जिसमें से एक्टिव कार्यकर्ता 150 से 200 के आसपास हैं। और ये सब एक बैनर के तले एक साथ एक आवाज़ में कहीं भी सिस्टम में आते हैं, जाते हैं, उपस्थित होते हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। ग्राम बमनुआ निवासी सृष्टि पटेरिया का इंडियन नेवी में सिलेक्शन होने पर ग्राम और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें और परिजनों को बधाई दी। बड़ी बात यह है कि साधारण परिवार की सृष्टि ने घर पर ही रहकर ऑनलाइन क्लास के जरिए ये सफलता प्राप्त की है। सृष्टि अपने पिता सत्यप्रकाश पटेरिया की छोटी बेटी है, जबकि उसका एक भाई भी है। टहरोली में ही इंटरमीडिएट करने के बाद उनके पास कहीं बाहर पढ़ाई के लिए जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, जबकि सृष्टि में कुछ करने की ललक थी। महीनों उसने घर के एक कमरे को ही अपना जीवन बना लिया था। वो कहती हैं कि मैं केवल खाना खाने और ज़रूरी काम के लिए ही कमरे से निकलती थी, बाकी केवल पढ़ाई ही उसका उद्देश्य बन गया था। आस पड़ोस के लोग परिवार से पूछते थे कि सृष्टि कहीं बाहर है क्या। आत्मविश्वास और गोविंद प्रतीक सर की प्रेरणा की वो अपनी सफलता का आधार बताती हैं। इंडियन नेवी एसएसआर में चयन होने के बाद उड़ीसा के INS चिल्का में उन्होंने 4 माह की ट्रेनिंग पूरी की है। इसके उपरांत 15 दिन की शिप ट्रेनिंग के लिए उन्हें मुंबई भेजा जाएगा। सृष्टि ने बताया कि एसएसआर की 273 पदों के सापेक्ष 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें उसका चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर भगेरा से जिला पंचायत सदस्य रजनी गौतम और सामाजिक कार्यकर्ता आशीष उपाध्याय ने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी है। रजनी गौतम ने कहा कि आप जैसे युवा गांव और देहात क्षेत्र की लड़कियों के लिए प्रेरणा का कार्य करती हैं। आप बधाई की पात्र हैं। सृष्टि, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ है, तो हम लोग जानना चाहते हैं किस पोस्ट पे आपका अभी सिलेक्शन हुआ है। मेरा सिलेक्शन SSR ऑफिसर, इंडियन नेवी SSR ऑफिसर पे हुआ है। इसका फुल फॉर्म है सीनियर सेकेंडरी ऑफिसर रिक्रूट। अच्छा, तो अभी क्या क्या उसमें हुआ है, ट्रेनिंग ये सब के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोगों को जानकारी दीजिए। ट्रेनिंग क्या में सबसे पहले ये हुआ है कि महिलाओं ने 52 किलोमीटर का कैंप इसमें अटेंड किया है, एक दिन में 24 घंटे में, वो भी दौड़कर, और ड्रिल बूट्स के और जंगल बूट्स के साथ में। ये बहुत ही रेयर केस बन गया है, जो कि सारी न्यूज़ पे भी आया है, क्योंकि महिलाओं को हमेशा कम समझा जाता है, पर उन्हें अच्छी प्रदर्शन की है अपनी। अच्छा, और आपने स्टडी कहाँ से करी, उसमें किस किस का रोल रहा, किस किस का सहयोग रहा, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताइए। स्टडी के बारे में ये कहेंगे, पहले अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो, अपनी तैयारी शुरू कर दो। तैयारी के लिए आप ज़रूर नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, हमने अपना सारा सिलेबस जो है वो ऑनलाइन कोचिंग करके ही कंप्लीट किया है। पर हमारे पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, इस वजह से हमारे मित्रों ने भी हमारा काफ़ी सहयोग दिया। जैसे कहीं सेंटर जाता था तो पेपर की परीक्षा देने कहाँ जाना है, उधर हमें लेके जाते थे और टेस्ट करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। इसी के ज़रिए हमने अपनी शिक्षा पूरी की। अच्छा, किसी का विशेष योगदान जो आपकी स्टडी में जो कोई प्रेरणा बना हो आपके लिए, किसी का विशेष योगदान, किसी का जिक्र आप करना चाहें तो कौन ऐसा टीचर्स या कोई कौन ऐसा रहा? टीचर्स में हमारे गोविंद सर, जब हम 12th पास आउट थे तब उन्होंने कहा था कि अब तक आपने जो पढ़ा है वो मायने नहीं रखता, पर अब आप जो 12th पास आउट होने के बाद पढ़ने वाली हैं वो मैटर करता है कि आप क्या पढ़ती हैं। और हमारी माताजी का, हमारे पिताजी का सहयोग रहा है और हमारे मित्रों का। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कुदरा प्रखंड परिसर में आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं का विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल लगातार जारी है। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन की अध्यक्ष उषा सिंह, कोषाध्यक्ष शमीमा आरा बानो एवं सचिव माया कुमारी ने बताया कि आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की 8 सितंबर 2023 को केदार भवन अदालतगंज पटना में आहूत बैठक में राज्य के 3 प्रमुख संगठनों तथा 2 समर्थित संगठनों द्वारा राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध सर्वसम्मति से 29 सितंबर 2023 से आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया था, जिसके अंतर्गत ये हड़ताल की जा रही है। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
आज धरना का 12वां दिन है हम लोग और यहाँ बैठे हैं भूख हड़ताल पे आज अपनी मांगों को लेकर कि सरकार हम लोगों को सरकारी कर्मचारी दे वरना मुफ्त वेतन दे, क्योंकि हम लोग का गरीबी से जूझ रहे हैं। 6,000 में हम लोग के ना बच्चे पढ़ पाएंगे ना हमारा परिवार चल पाएगा। कम से कम अगर सरकारी कर्मचारी नहीं करता है तो हम लोग की मानदेय 25,000 करे और सहायिका को 18,000 करे, लेकिन सरकार अभी तक कोई बात सुन नहीं रही है। अच्छा, जगह जगह से जैसे हम लोग जाते हैं तो यह भी देखने को मिलता है कि जो है आंगनबाड़ी केंद्र में 5 ही बच्चे उपस्थित हैं और उपस्थिति पंजी में जो है 25, 30, 40 बच्चों का उपस्थिति दर्ज होता है। नहीं, ऐसा 35 बच्चे हैं हम लोग को प्रखंड में, ऐसा कोई बात। हमारे जहानाबाद में भी चले जाइए, जो सेंटर पहले बहुत कम स्थिति में चल रही थी, आज गांव-गांव में आप जाकर के देखिए बच्चे आपको पूरे मिलेंगे। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तभी मैंने कोई भी बच्चे हैं बीमार पड़ सकते हैं, कभी 28 भी हो सकते हैं, कभी 25 भी हो सकते हैं, कभी 35 भी और कभी 40 भी हो सकता है बच्चे। पर उपस्थिति पंजी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उपस्थिति पंजी में हाजिरी कम बनती है सर, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे नहीं आए हैं उसको नहीं बनेगा। तो आज मैंने यही आंगनबाड़ी जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन करता है, आंगनबाड़ी सेविका करती है। अगर मान लें कि हमारे से केंद्र पर बच्चा आ रहा है, 35 बच्चा आ रहा है, उसमें कुछ बच्चे बीमार पड़ गए, उसके गार्जियन ले गए या बच्चे के ज्यादा तबियत अस्वस्थ हो जाता है, हम लोग सहायता से उसके घर बने दे देते हैं। उस बीच अगर आकर कोई पूछे कि बच्चा कहाँ गया, हमारे बच्चा को लैट्रिन लगा या बाथरूम लगा तो बच्चा चला गया, उस समय अगर कोई आकर बच्चे को विनती करे तो उस समय बच्चे तो उतना नहीं आएगा। अच्छा, ये तो गलत है। मुख्य रूप से आप लोगों का कितना मांग है? हम लोग का मांग है कि जब सबसे पहले तो ये है कि हमारा सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, नहीं तो 25,000 सेविका और सहायिका 18,000। जी, हम लोग रिटायर हुए तो रिटायरमेंट हम लोग को चाहिए और इसके बाद पेंशन चाहिए। सब सारे माने जो भी विधायक मंत्री जो भी हो रहे हैं वो लोग 5 साल के लिए वो लोग हो रहे हैं तो उन लोग को रिटायरमेंट मिलता है। फिर हम लोग क्या रिटायर हो रहे हैं तो घर बैठे हैं। बताइए, इस बीच हम लोग का माने कि परिवार अगर घर से बाहर कर दे उस बीच हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनता है तो आगे आप लोगों का क्या कार्यक्रम होगा? हम लोग फिर से धरना करेंगे। अनिश्चित काल हड़ताल, अभी तो अनिश्चित काल रहेगा। जी, अगर किसी कारणवश मैंने टूट गया फिर धरना होगा। 4 घंटा की ड्यूटी, कागज पर हम लोग का 4 घंटा ड्यूटी दिया है, 24 घंटा मोबाइल आया नहीं, मोबाइल खराब दिया है, मोबाइल से काम करवा रहा है, ना मोबाइल का रिचार्ज मिल रहा है। अगर मोबाइल में अगर काम नहीं हो रहा है तो मानदेय सेविका को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? कैमूर से सीनू संवाददाता जैनेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मैनपुरी थाना करहल क्षेत्र में धड़ल्ले से पनप रहे प्राइवेट क्लिनिक व हॉस्पिटल, जहां पर चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही के चलते कभी न कभी मौतें होती रहती हैं। हाल ही में थाना करहल क्षेत्र के न्यू आशा हॉस्पिटल पर झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से एक नवजात शिशु की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद मैनपुरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में टीम गठित की गई और मंगलवार को न्यू आशा हॉस्पिटल पर टीम पहुंची, जहां पर हॉस्पिटल संचालक व चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही मिलने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। तत्काल कार्यवाही करते हुए हॉस्पिटल को बंद करा दिया गया है और नोटिस चस्पा कर दिया गया है। विभाग के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बिना पंजीकरण के चल रहे न्यू आशा हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई है, तो क्या पूरा मामला है सर? आज सुबह मुझको 10 बजे वहाँ के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप साहू जी का फ़ोन आया था। उन्होंने उस घटना के बारे में जानकारी दी और घटना की जानकारी होते ही मैंने वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप यादव को तुरंत वहाँ भेजा घटनास्थल पर जानकारी लेने के लिए, और यहाँ से झोलाछाप के नोडल अफसर डॉक्टर अजय कुमार को भेजा। नर्सिंग होम जो है पंजीकृत नहीं था और उन लोगों ने नर्सिंग होम को सील कर दिया। वहाँ पे उस समय 6 मरीज और भी भर्ती थे, उसमें से 3 मरीजों को 108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराने में भर्ती कराया गया तथा 3 मरीज
3 मरीज के घर वाले अपने मरीजों को सफाई ले जाना चाहते तो उनको भी 108 एम्बुलेंस से सफाई भेजवा दिया गया है। नर्सिंग होम सील कर दिया गया है, वहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उस पर होगी। सर लगातार जिले में अवैध पंजीकरण अस्पताल खुले हुए हैं जिस पे कार्रवाई भी की जा रही है, तो इन पे किस तरीके से लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है? तो इसमें जब तक जन जागरूकता और समाज में नहीं फैलेगा कि हम झोला छाप के ना जाएँ इलाज करने, हर जगह सरकारी अस्पताल उपलब्ध हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, उन लोगों को पहले वहीं पे जाना चाहिए, तब ये खत्म होगा। बाकी जहाँ से कहीं से भी जानकारी मिलती है पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से सीनू संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।